हेलो फ्रेंड्स, 10th जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 12 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है मे टू फॉर्म गवर्नमेंट डिस्पाइट टोरी स्लाइड। तो ये थेरेसा मे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में है। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ये पावर में आई थी इन 2016। तो ये इसलिए पावर में आई थी क्योंकि आफ्टर ब्रेक्जिट जो ब्रिटेन में रेफरेंडम किया गया कि क्या ब्रिटिश नेशनल्स ईयू से एग्जिट करना चाहते हैं या नहीं, तो उसको कहते थे ब्रेक्जिट। तो ये ब्रेक्जिट के लिए वोट हाँ आया, तो नैरो मार्जिन से यस जब आया तो ब्रेक्जिट होना है। तो अब ब्रेक्जिट इंप्लीमेंट करने के लिए जो तब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो पावर में थे, जो लीडर थे, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जेम्स कैमरॉन, उन्होंने कहा कि अगर ब्रेक्जिट के लिए वोट यस आएगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। उन्होंने अपनी बात को रखी और उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो आफ्टर हिम रिजाइनिंग, तो आफ्टर डेविड कैमरॉन रिजाइनिंग, यहाँ जो पोस्ट खाली हुई तो कंजर्वेटिव पार्टी जो पावर में थी उन्होंने नया लीडर इलेक्ट किया और वो इलेक्टेड लीडर थे थेरेसा मे। तो शी बिकेम द सेकंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बने। तो 2015 से 2020 तक का इनका मैंडेट है, पर अब 2017 में उन्होंने कहा कि स्नैप इलेक्शंस होने चाहिए क्योंकि जो वेस्टमिंस्टर है, मतलब जो पार्लियामेंट है यूके में, वहां पे इनके पास ज्यादा मेजोरिटी नहीं है। तो फुल मेजोरिटी चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कहा स्नैप इलेक्शंस किए जाए, क्योंकि उनका जो पॉपुलैरिटी वर्डिक्ट भी थी वो हाई थी। तो उनको एक्सपेक्टेशन ये था कि ब्रेक्जिट भी वो कह रहे थे कि हम इसको फुल्ली इंप्लीमेंट करेंगे, एक हार्ड ब्रेक्जिट लेंगे, मतलब ईयू से हम स्ट्रांगली अपना नाता तोड़ेंगे। तो ये उनके पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जब ये वोटिंग किए गए, इलेक्शंस किए गए, तो जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स अब सामने आए हैं और उनको क्लियर मेजोरिटी जो चाहिए थी वो मिली नहीं। तो कंजर्वेटिव पार्टी को 318 सीट्स मिली है आउट ऑफ 326 एक्चुअली उनको चाहिए थी। 650 सीट्स के हाउस ऑफ कॉमन्स का स्ट्रेंथ है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीट्स में से एटलीस्ट 50% प्लस सीट्स चाहिए, मतलब एटलीस्ट 326 सीट्स चाहिए थी ताकि फुल मेजोरिटी उनको मिले और पावर में हुआ है, पर उनको 318 सीट्स ही मिली। तो लेबर लीडर जो थे जेरेमी कॉर्बिन, उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिया है और वही सामने आ रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है पैन आधार लिंकेज अपहेल्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ये केस की हियरिंग कर रहे थे, अब उन्होंने अपना रूलिंग दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल किया गया था अगेंस्ट आधार और पैन लिंकेज। तो आधार कार्ड आपको लिंक करना है विद पैन कार्ड। तो ये इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करते हुए ये प्रोविजन लाया गया, और ये इनकम टैक्स अमेंडमेंट भी लाया गया थ्रू फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट इज पार्ट ऑफ बजट। तो बजट जो पास होता है पार्लियामेंट में, तो उसका मतलब है कि अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पास होकर एक्ट्स बनते हैं। तो फाइनेंस बिल के अंदर ये प्रोविजन लाया गया कि सेक्शन 139 ए ऐड किया जाए इन इनकम टैक्स एक्ट, जिसके अंदर ये प्रोवाइड किया गया कि आधार और पैन लिंकेज किया करना चाहिए। तो ये आधार पैन लिंकेज गवर्नमेंट कर रही है क्योंकि उनको डुप्लीकेट पैन कार्ड्स एलिमिनेट करने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ रूलिंग दी है कि पार्लियामेंट के पास फुल कॉम्पिटेंस है, पावर है कि वो सेक्शन 139 ए जैसे उन्होंने इनेक्ट किया है वो इनेक्ट कर सकती है। तो इसमें कोई वायलेशन नहीं है। प्लस उन्होंने कहा ये इवन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि आधार वॉल्यूंटरी होना चाहिए, उसको भी ये वायलेट नहीं कर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको थम्स अप दिया है। लेकिन सेक्शन 139 AA2 जो सेकंड पार्ट है, तो उसको उन्होंने पार्शियल स्टे दिया है। तो ये प्रोविजन में ये था, ये पार्ट में, कि अगर आपने आधार और पैन लिंकेज नहीं किया बाय 1 जुलाई 2017, ये डेडलाइन थी, अगर ये नहीं हुआ तो फिर आपका पैन इनवैलिडेट हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, क्योंकि पैन कार्ड अगर इनवैलिडेट हो गया तो काफी सारे एक्शन जो उसके अंडर लिए गए हैं वो भी इनवैलिडेट हो जाएंगे, तो ये अपहोल्ड नहीं किया जा सकता। तो इसको उन्होंने पार्शियल स्टे किया। और दूसरा है कि जो ऑलरेडी केस चल रहा है आधार कार्ड के ऊपर इन सुप्रीम कोर्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग चल रही है ऑन आधार स्कीम कि क्या आधार वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी है या नहीं, क्योंकि राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है, तो उसके अंदर राइट टू प्राइवेसी भी आती है। और राइट टू प्राइवेसी नहीं वायलेट की जा रही है ऐसे माना जाता है आधार के अंदर, क्योंकि बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है और फिर वो गवर्नमेंट के पास वो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन पूरे सिटीजन्स का होगा। तो अगर वो लीक हो गया तो कंसर्न है, और गवर्नमेंट भी उसको कैसे यूज करेगी वो भी कंसर्न है। तो फिलहाल तो गवर्नमेंट कह रही है कि पूरा फ्रेमवर्क ऐसे है कि ये इसका कोई ऐसा कोई यूज करने का प्लान नहीं है, बट इन फ्यूचर इट इज पॉसिबल। तो वो कंसर्न है आधार के ऊपर। तो वो ऑलरेडी एक केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास चल रहा है, वो उसकी हियरिंग होगी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने भी ये सारे नंबर्स रखे, फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि आधार कार्ड कैसे यूज किया गया है काफी सारी स्कीम्स प्रोविजंस के लिए और वो बेनिफिशियल रहा है।
तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए यूज किया गया है। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी उन्होंने काफी सारे फेक राशन कार्ड्स को एलिमिनेट किया है। बैंकिंग में ई केवाईसी के लिए यूज किया जाता है, नो योर कस्टमर नॉर्म के लिए। पासपोर्ट्स इसके थ्रू इशू किए गए हैं। इवन एलपीजी कनेक्शंस भी, जो डुप्लीकेट फेक एलपीजी कनेक्शंस थे, उनको भी हटाया गया है इस आधार कार्ड को यूज करते हुए। एमजीएनआरईजीएस के थ्रू भी यहाँ पे डिजिटली यहाँ पे डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया जाता है, तो वो भी प्रोविजन लाया गया है। इनकम टैक्स के लिए भी ई वेरिफिकेशन आधार कार्ड से पॉसिबल हुआ है, और इवन फॉर पेंशंस। इवन मैनी प्लेसेस ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए भी यूज किया जाता है। आधार एनिमल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी इंस्टॉल किए गए। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया पाकिस्तान बिकम फुल मेंबर्स ऑफ एससीओ। तो ये हम थोड़े टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फुल मेंबरशिप इंडिया और पाकिस्तान को मिली है। तो ये 2 साल से प्रोसेस चल रहा है। मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन साइन किया गया था, और अब फाइनली अस्ताना में जो एससीओ समिट हुई, उधर ये दोनों मेंबर्स इंडक्ट किए गए। तो ये 8 मेंबर्स हो गए अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। ये 2005 से ऑब्जर्वर स्टेटस था इन मेंबर्स का, अब ये फुल मेंबर्स बन गए। तो ये वही है यहाँ पे। और एक कंसर्न जो रेस किए जा रहे हैं एससीओ में, कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं। जो एक तो पाकिस्तान मेंबरशिप है विथ इंडिया, तो यहाँ पे काउंटर टेरर कॉपरेशन भी माना जाता है किया जाएगा, मतलब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जाएगी। तो इंडिया और पाकिस्तान कैसे कॉपरेट करेगी, उस पर क्वेश्चन रेस किए गए। तो इंडिया का मानना है कि काउंटर टेररिज्म तो हर एक कंट्री की ड्यूटी है, तो हम साथ में फंक्शन करेंगे। तो अभी बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी चल रही, जो बॉर्डर टेंशंस चल रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो वो एक कंसर्न है। प्लस चाइना के साथ कंसर्न है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने इनिशिएट किया है, उसको एससीओ कंप्लीटली सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया ने उसको ऑब्जेक्ट किया है, तो वो एक कंसर्न है। और ऑन दिस साइडलाइंस इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मिले, और उन्होंने यहाँ पे भी डिस्कशंस किए, और यहाँ पे स्पेसिफिकली कल्चरल कॉपरेशन भी हाईलाइट किया गया। उन्होंने दंगल मूवी को भी प्रेज किया प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने, जो चाइना में काफी अच्छी चल रही है। और इवन योगा वहाँ पे काफी पॉपुलर है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर इंटरनेशनल योगा डे भी काफी प्रोमिनेंटली सेलिब्रेट किया गया, और वो कह रहे हैं कि अब हम अगला इंटरनेशनल योगा डे जो अब 21 जून को होगा, उसको भी हम लुक फॉरवर्ड कर देखते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है न्यूमिस्मेटिक्स इन अ फिक्स आफ्टर नोट बैन। तो न्यूमिस्मेटिक्स होते हैं जो ओल्ड कॉइन्स करेंसीज कलेक्ट करते हैं। तो ये न्यूमिस्मेटिक्स आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ओल्ड 500 और 1000 रुपए के नोट्स भी कलेक्ट करना चाहते हैं, और वो कहते हैं 500 रुपी नोट्स के 60 अलग अलग वेरिएंट्स है, और 1000 रुपी नोट्स के भी 55 अलग अलग वेरिएंट्स है। तो वेरिएंट्स मतलब अलग अलग टाइप है, कि गवर्नर चेंज हुआ तो गवर्नर सिग्नेचर होती है नोट पे, वो चेंज होती है, या कोई नए चेंजेस लाए गए, जो सिंबल कहीं ऐड किया गया। तो ऐसे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 55 और 60 डिफरेंट वेरिएंट्स जो आए हैं, तो वो कलेक्शन करना चाहते हैं, तो वो अलग अलग वेरिएंट का एटलीस्ट एक सैंपल कॉपी हर एक का रखना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किया है, स्पेसिफाइड बैंक नोट सेसेशन ऑफ लायबिलिटीज एक्ट, तो ये एक्ट के अंदर डिमोनेटाइजेशन के बाद कोई भी 10 से ज्यादा ओल्ड डिमोनेटाइज नोट्स नहीं रख सकता है। तो ये है, अगर उससे ज्यादा रखोगे तो आपको फाइन होगा। लेकिन न्यूमिस्मेटिक्स के लिए प्रोविजन किया गया कि अगर आप न्यूमिस्मेटिक्स पर्पसेस के लिए, कलेक्शन के लिए, या रिसर्च या स्टडी के लिए रखना चाहते हो, तो उसके लिए भी लिमिट है 25। लेकिन जो न्यूमिस्मेटिक्स चाहते हैं वो इससे भी ज्यादा है, तो वो 55 + 60 मतलब 115 एटलीस्ट वो नोट्स रखना चाहते हैं। तो ये उनके लिए डिफिकल्टी है, और ये उन्होंने गवर्नमेंट नोटिस पे भी लाया है कि ऐसे उनको दिक्कत आ रही है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर अगला है 2 states in a fix as UP waves loans। तो उत्तर प्रदेश ने लोन वेवर अनाउंस किया, उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट रेज की जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है कि ये जो फार्म लोन वेवर करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो इसके लिए कैसे फाइनेंसेस अवेलेबल करेंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट का लुकआउट है, उनको ये प्रोविजन करना होगा, सेंटर का इधर कोई रोल नहीं होगा। तो ये क्लैरिफिकेशन सेंटर ने प्रोवाइड किया है। हालांकि हमने देखा है MS स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशन था कि एग्रीकल्चर को कंकरेंट लिस्ट में लाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर ये फिलहाल के लिए ये स्टैंड है सेंटर का। फिर अगला है निगोशिएशंस द ओनली ऑप्शन से जीलानी।
तो ये जम्मू एंड कश्मीर के सेपरेटिस्ट लीडर है सैयद अली जिलानी, उन्होंने कहा है कि अब निगोसिएशन ही ओनली ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि काफी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इवन अभी भी एक स्टूडेंट की डेथ हो गई सर्च ऑपरेशन में शोपियान जम्मू एंड कश्मीर, तो उसके बाद फिर से फ्रेश प्रोटेस्ट चल रहे, वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे। तो यहाँ पे अब यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने भी ऑफर किया कि डायलॉग हो सकता है और कोई कंडीशंस नहीं रख रहे। पहले उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड था कि वो सेपरेटिस्ट लीडर्स के साथ निगोशिएट नहीं करेंगे। तो अब ट्राइपार्टाइट टॉक्स होने की पॉसिबिलिटी लगती है बिटवीन सेंटर, स्टेट्स एंड द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट एंड द लीडर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो उससे निगोसिएशन से ही यहाँ पे पीस लाया जा सकता है। तो आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने भी स्टेटमेंट दिया था कि इंडिविजुअल ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स के पास राइट है कि वो डिसाइड करें कि कौन सी स्ट्रैटेजी वो यूज करना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर वैली में पीस लाने के लिए, इधर टैकल करने के लिए यहाँ सिचुएशन। तो इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है कि ये कॉलोनियल माइंडसेट सामने आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एंडोर्स किया था जो एक कश्मीरी नेशनल को उन्होंने यहाँ पे जो जीप पे बांध के उनको परेड किया था, तो उसको भी उन्होंने सही माना है, वो ऑफिसर को फेलिसिटेट किया गया है। तो वो पॉइंट पर्सपेक्टिव से ये स्टेटमेंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है यूज बायोएथेनॉल टू एंड फार्म क्राइसिस सेज नितिन गडकरी। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अब, तो उसके ऊपर एक सोल्यूशन यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दे रहे हैं कि जो फार्म वेस्ट होता है उसको यूज करके बायोएथेनॉल बनाया जा सकता है। तो ये बायोएथेनॉल से मतलब आप और एक ऑल्टरनेटिव मींस ऑफ रेवेन्यू हो सकता है फार्मर्स के लिए, प्लस इवन यहाँ इसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है, क्योंकि पहले भी न्यूज में ये रहा है कि जो राइस स्ट्रॉ वगैरह जो ये बर्न किया जाता है पैडी बर्न फील्ड क्लियर करने के लिए, तो उसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में काफी पोल्यूशन हाई हो जाता है। तो वो भी एक टैकल किया जा सकता है, प्लस ये रेवेन्यू है और ये क्लीन फ्यूल की तरफ भी एक स्टेप है, तो इसीलिए इसको एंडोर्स किया गया है। तो एथेनॉल मिक्सिंग किया जाता है, 22% एथेनॉल मिक्सिंग विद पेट्रोल या विद डीजल भी किया जाता है, तो वो उसको एंडोर्स कर रहे हैं। तो इसके लिए इंजन भी चाहिए जो ये इससे फंक्शन कर सके बायोफ्यूल्स के साथ। तो ये BS नॉर्म्स भी हम एंडोर्स कर रहे हैं, भारत स्टेज नॉर्म्स। तो अभी भारत स्टेज नॉर्म 4 जो है वो ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट किया गया फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 और BS 6 लाया जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। हम एक्चुअली BS 5 को हम स्किप कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। तो यहाँ पे वही है, तो दो चीज में चाहिए डेवलपमेंट की, एक तो फ्यूल्स BS 6 कंप्लायंट होने चाहिए और इवन जो इंजन है व्हीकल्स के वो इसके कंप्लायंट होने चाहिए। तो एक स्किप करने से हम यहाँ पे एक स्टेप आगे जल्दी जा सकते हैं, तो इसीलिए ये एंडोर्स किया गया है। तो ये है, प्लस इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लाना चाहते हैं 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस रेज किए गए कि ये दो बायोफ्यूल एंड इलेक्ट्रिक भी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो मिनिस्टर ने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, कार्स और स्कूटर्स के लिए, लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए हमको फिर भी डीजल और क्लीन फ्यूल्स चाहिए। तो वो क्लैरिफिकेशन दिया गया। तो ये BS 6 के बारे में भी बताया गया है कैसे ये होगा, मतलब तो BS 5 में डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर होता है और यहाँ पे BS 6 के लिए सिलेक्टिव कैटालाइटिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी इंक्लूड की जाती है। तो हम डायरेक्टली BS 6 पे जंप करेंगे। प्लस यहाँ पे ये बायोएथेनॉल जो है, तो ये सेल्यूलोज वुड से आता है, इवन स्टार्च, शुगर, यहाँ से इनसे हम फर्मेंटेशन के थ्रू बायोएथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं और फ्यूल में ब्लेंड करके या डायरेक्टली यूज भी किया जा सकता है। फिर अगला है स्विस सपोर्ट इंडियाज एनर्जी बिड। तो हम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप चाहते हैं। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड अभी चेयरमैनशिप लेगी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की, तो उन्होंने कहा है कि हम फुल्ली सपोर्ट करते हैं इंडियाज मेंबरशिप टू एनर्जी, और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी कोई सेपरेट स्टेटमेंट नहीं दिया, तो ओपन डोर है पाकिस्तान के लिए भी, वो अज्यूम है। तो एक्चुअली लास्ट एनर्जी चेयरमैन जो थे राफेल ग्रॉसी, तो तब ये प्रोसेस इनिशिएट किया गया था, ग्रॉसी प्रोसेस, क्योंकि एनर्जी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का ये है कि अगर कोई नया मेंबर इंक्लूड करना चाहते हैं तो सारे जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो अग्री करने चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए। तो 48 मेंबर ग्रुपिंग है और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेन फंक्शन ये है कि वो ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड कंट्रोल करते हैं। तो जो सारे न्यूक्लियर सप्लायर्स है, तो अगर इंडिया भी इस ट्रेड में पार्टिसिपेट करना चाहते तो वो भी यहाँ पे मेंबरशिप चाहते। तो इसीलिए यहाँ पे जो ग्रॉसी प्रोसेस था कि कंसेंसस लाया जाए, उसके लिए स्टेप्स लिए गए। तो 48 मेंबर्स में से एक मेंबर है चाइना, और चाइना स्ट्रांगली अपोज करते हैं इंडिया। और एक जो जनरली भी एनएसजी मेंबर्स को जो रिजर्वेशन है इंडियन मेंबरशिप से, वो ये है कि इंडिया ने NPT नहीं साइन किया, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी हमने इसलिए नहीं साइन किया क्योंकि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी,
नॉन प्रोलिफरेशन मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी स्प्रेड नहीं करना है। तो स्प्रेड नहीं करना है किसको, जिनके पास नहीं है, जो जिनके पास ऑलरेडी है वो अपना डेवलप करेंगे। तो 5 रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है अंडर एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। तो ये फंक्शन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, पर इंडिया जो डिफैक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है अलॉन्ग विद पाकिस्तान आल्सो, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, उनको या नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट ही कंसिडर किया जाएगा, इसलिए हम एनपीटी साइन नहीं करना चाहते और एनएसजी मेंबरशिप में भी रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं। तो फिलहाल चाइना अभी भी उनके स्टैंड चेंज नहीं हुआ है। हमने लास्ट ईयर काफी एंडोर्स किया एनएसजी मेंबरशिप पाने के लिए, तो अभी इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि जब तक चेंजेस नहीं हो रहे ग्राउंड सिचुएशन में, क्योंकि चाइना अभी भी मौलाना मसूद अजहर को हम टेररिस्ट डेजिग्नेट करना चाहते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां पे वो उसको भी अपोज कर रहे, ब्लॉक कर रहे, तो अभी तक उनका स्टैंड चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए हम अब फिर से सेम एंडोर्समेंट करके इट विल नॉट पे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया एनएसजी मेंबरशिप पे। फिर अगला है न्यू लॉ टू अनलॉक डेटा इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट अब नई लॉ बनाने वाली है तो पर्सनल डेटा जो सिटीजन्स का उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि प्राइवेसी के लिए काफी क्वेश्चंस रेज किए जा रहे, राइट टू प्राइवेसी। तो आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक स्पेसिफिकली इसकी प्राइवेसी इंश्योर करना जरूरी है, और साइबर क्राइम्स भी काफी कंट्री में बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये लॉ बनाया जा रहा है। लेकिन लॉ के ट्विन ऑब्जेक्टिव है, एक तो डेटा प्रोटेक्ट भी करना है प्लस डेटा का बेनिफिशियल यूज भी करना है। तो टेक्नोलॉजी यूज करके बिग डेटा जो एनालिसिस किया जाता है तो काफी बेनिफिशियल फंक्शंस इसमें से आ सकते हैं, तो उसको फैसिलिटेट करते हुए भी ये लॉ बनाया जाएगा। तो प्रेजेंटली डेटा प्रोटेक्शन के लिए जो लॉज है वो उनको टूथलेस माना जा रहा है, जैसे कि एक लॉ है अंडर आईटी एक्ट प्रोविजन है, तो ये टूथलेस लॉ कहा जा रहा है। प्लस इवन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि अगर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा रही है इन कॉन्फिडेंस और उसको डिस्क्लोज किया जाता है, ओपन में लाया जाता है, तो उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। फिर अगला है कैटलोनिया सेट्स वोट ऑन इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन फॉर October 1। तो October 1, 2017 को ये कैटलोनिया रीजन है स्पेन में, जिसका कैपिटल है बार्सिलोना, स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। तो यहाँ पे ये रीजन रिच रीजन है, वेल्दी रीजन है, और यहाँ पे इनका खुद का सेपरेट लैंग्वेज भी है। तो ये रीजन स्पेन से अलग होना चाहती है, तो इसके लिए रेफरेंडम करेंगे, तो अगर रेफरेंडम में पॉजिटिव वोट हो गए तो वही स्टेप्स लिए जाएंगे। तो कैटलोनिया गवर्नमेंट यहाँ पे ये स्टेप ले रही है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेन गवर्नमेंट इसको एंडोर्स नहीं करती है, और यहाँ पे ये भी एक्सपेक्टेड है कि स्पेन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यूज करके स्टेट गवर्नमेंट को, रीजनल गवर्नमेंट को यहाँ स्टॉप भी कर सकती है वोटिंग से। तो अब देखेंगे आगे क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये जो यहाँ पे भी सेपरेशन के जो आसार दिख रहे वो यहाँ सामने है कैटलोनिया में। फिर अगला है अनक्लेम्ड प्रोविडेंट फंड टू फंड मेडिकल कॉस्ट्स। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में जो सेविंग्स होती है तो काफी अनक्लेम्ड अकाउंट्स भी होते हैं जो 7 साल से यूज नहीं हुए, तो ऐसे अनक्लेम्ड अकाउंट्स को के फंड्स को यूज करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले भी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर भी यहाँ पे प्रोविजन लाया था कि इसको यूज किया जाएगा ओल्ड एज में मेडिकल बेनिफिट्स देने के लिए। तो इसके ऊपर लेबर यूनियंस ने प्रोटेस्ट किया कि ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, मतलब एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन से है, तो इसको और किसी चीज के लिए कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है। तो अब गवर्नमेंट ने अपना ये स्कीम को मॉडिफाई किया, उन्होंने कहा है कि अब ये फंड्स को यूज किया जाएगा मेडिकल बेनिफिट्स देने के लिए, सिर्फ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर पेंशनर्स है सिर्फ उनके लिए, तो ये बाहर किसी और को नहीं दिया जाएगा, पेंशनर्स के लिए ये यूज किया जाएगा। तो ऐसे करके एक स्कीम वो अब लाने वाली है। तो यहाँ पे दिया गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अगर अनक्लेम्ड रहते हैं, जैसे कि अगर आप 61 इयर्स के हो गए और आपने उसमें से अमाउंट विड्रॉ नहीं किया है, या आप अब्रॉड सेटल्ड हो 3 साल से उसको यूज नहीं किया है, तो उसको फिर अनक्लेम्ड माना जाता है और डॉर्मेंट हो जाते हैं। फिर लास्ट न्यूज आइटम है सेंटर सेट्स अप 18 सेक्टोरल ग्रुप्स फॉर स्मूथ जीएसटी रोल आउट। तो जीएसटी काउंसिल की लास्ट मीटिंग में डिसाइड किया गया कि 18 सेक्टोरल ग्रुप्स बनाए जाएंगे वेरियस सेक्टर्स, इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स के लिए। तो इसके अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सीनियर मेंबर्स है। तो ये सेक्टोरल ग्रुप्स का फंक्शन होगा कि ये जीएसटी रोल आउट को स्मूथ बनाने में, विदाउट एनी ट्रबल हिंड्रेंस करने के लिए ये फंक्शन करे। तो यहाँ पे ये सेक्टर्स बनाए गए हैं। तो एनी कंप्लेंट जो होगा किसी को भी जीएसटी के रिलेटेड इंडिविजुअली या कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री एसोसिएशन को, ट्रेड में, तो वो यहाँ पे इन सेक्टोरल ग्रुप्स के सामने ला सकते हैं और उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये ग्रुपिंग्स है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।